हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आई हूँ। इस वीडियो में मैं आपको अकाउंट्स पढ़ाऊँगा, जिसमें क्लास 11th वालों के लिए है और 9th वालों के लिए भी। क्योंकि 9th वालों का जो चैप्टर्स होते हैं 11th वालों से मैच करते हैं, तो इसे 9th और 11th क्लास दोनों के बच्चे पढ़ सकते हैं। जैसे आपको पता है कि लॉकडाउन चल रहा है, तो हमारे स्कूल और कोचिंग्स बंद है, तो हम बाहर तो कहीं जा नहीं पा रहे हैं। तो आप चाहे तो मेरे चैनल के माध्यम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले चैप्टर, और इसमें मैं सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्लियर करवाऊंगी, जिससे कि आपको सारी चीज़ समझ में आ जाए। सारा चैप्टर पढ़ने जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, इसलिए मैं सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्लियर करवा देती हूँ। फर्स्ट टॉपिक है हमारा पुस्तपालन तथा लेखा शास्त्र। आज हम इन दोनों के बारे में ही पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैं आपको बता दूँगी। फर्स्ट टॉपिक दे रखा है पुस्तपालन तथा लेखा शास्त्र का उदय एवं विकास। इसमें हमें बताया गया है कि पुस्तपालन का उदय कैसे हुआ, या फिर उसकी वृद्धि कैसे, बढ़ा कैसे, विकास कैसे करा उसने। पहले प्राचीन काल में जो थी व्यापारिक क्षेत्र बहुत सीमित हुआ करते थे, जैसे कि मानव की ज़रूरतें कम थी। अब ज़्यादा ज़रूरतें नहीं थी, तो उन्होंने ज़्यादा कभी कुछ सोचा नहीं। विनिमय जो लेन देन था उसके माध्यम से अपना लेन देन का काम कर लेते थे। लेकिन धीरे धीरे मानव सभ्यता का विकास होने लगा, साथ में वैज्ञानिक आविष्कार बढ़ने लगे, साधनों में, यातायात, इन सब के साधनों में वृद्धि होने लगी, कंपटीशन से बढ़ने लगा, जिसकी वजह से एक नए, अब हम इतना लेन देन करने लगे कि अब हम याद तो सारा रख सकते नहीं थे, और विनिमय लेन देन के माध्यम से संभव था नहीं। तो हमने पुस्तपालन की खोज की। इसमें हम जितने भी लेन देन होते हैं उन्हें पुस्तकों में लिख लेते हैं, ताकि हमें याद रहे। जैसे कि कहावत भी है, पहले लिख और पीछे दे, भूल पड़े कागज़ से ले। इसका अर्थ है कि पहले हमें लिख लेना चाहिए और फिर देना चाहिए। अगर हम कभी भूल जाए तो हम कागज़ में से देख के प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ज़्यादातर हर बार क्वेश्चनों में पूछा जाता है कि इसकी खोज किसने करी थी और कौन से सन में करी थी और किस जगह पे हुई थी। तो आप इस लाइन को हमेशा अच्छे से याद रखिएगा, क्या पता कोई आपसे पूछ ले। तो जो सबसे पहले इसकी खोज हुई थी 1494 में हुई थी, इटली के वेनिस नगर में। और एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था ल्यूकस पैसियोली। वैज्ञानिक का नाम अच्छे से याद कर लीजिए, ल्यूकस पैसियोली। इन्होंने सबसे पहले अपनी एक बुक लिखी थी, डी कंप्यूटिसेट स्क्रिप्चरिस। इसमें एक चैप्टर था जो पूरा पुस्तपालन के ऊपर डिपेंड था, उसमें से ये चैप्टर लिया गया है। तो जो ल्यूकस पैसियोली थे उन्होंने 1494 में और इटली के वेनिस नगर में इसका खोज किया था। ठीक है, तो आप इस लाइन को हमेशा अच्छे से याद रखिएगा। आज हम अपना सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करते हैं, पुस्तपालन तथा बही खाता का अर्थ। जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम भी यही है, आज हम यही पढ़ेंगे भी। देखिए यहाँ क्या दे रखा है, पुस्तपालन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, पुस्त प्लस पालन। यहाँ पुस्तक का अर्थ पुस्त का अर्थ पुस्तक तथा पालन का अर्थ रखना। इस प्रकार पुस्तपालन का अर्थ पुस्तकों को रखना है। इस लाइन से आपको क्लियर हो रही है कि पुस्तपालन दो शब्दों से मिलकर बना है, पुस्त तथा पालन। पुस्तक का अर्थ सब को पता है, पुस्तक, और पालन का अर्थ रखना, तो इसका शाब्दिक अर्थ हुआ पुस्तकों को रखना। लेकिन यहाँ पे पुस्तकों को रखने का मतलब ये नहीं कि हम उसे अच्छे से सजा कर अलमारी में या टेबल पे रख दें, नहीं। पुस्तकों को रखने का मतलब है जैसे जितने भी हमारे लेन देन होते हैं उसे मतलब पुस्तकों में अच्छे से नियमानुसार लिखना और तब रखना। यही चीज़ यहाँ क्लियर की गई है। पुस्तपालन का वास्तविक अर्थ व्यापारिक लेन देनों को हिसाब किताब की निश्चित पुस्तकों में नियमानुसार लिखना होता है। पुस्तपालन विशेष रूप से हमें इस तथ्य की जानकारी कराता है कि वास्तव में व्यापारिक व्यवहार यानी लेन देन का लेखा किस प्रकार एवं किन पुस्तकों में किया जाना चाहिए। क्लियर? तो इसका साफ साफ मतलब यही है कि हमें बस ये याद रखना है कि हमने पुस्तक जितना लेन देन किया उसे पुस्तकों में अच्छे से नियमानुसार लिखे, ताकि वो सारी चीज़ें एक जगह रहे, इकट्ठी रहे। ठीक, नेक्स्ट ये टॉपिक मैं बता देती हूँ आपको, क्योंकि अब चल तो स्कूल तो खुले नहीं, तो आपके काम आ जाएंगे। पुस्तपालन के आधारभूत विशेषताएं हो या मूल तत्व हो, बात एक ही होती है। ठीक है, फर्स्ट, निश्चित नियम। किसी भी चीज़ को बनाने के लिए हमारे पास पुस्तपालन में लेखा करने के लिए निश्चित नियम होना आवश्यक है। ये नहीं कि मूट पटांग तरीके से कर दे, नहीं, बिल्कुल नियम के अनुसार रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। निश्चित पुस्तकों में लेखा, अब हमने आज एक पुस्तक में लिखा किया तो हमेशा हमें उसी पुस्तक में लिखा करना पड़ेगा। ये नहीं कि आज इस पुस्तक में कर लिया, कल उस पुस्तक में कर लिया, तो ऐसे कोई भी चीज़ क्लियर नहीं होगी। ठीक, निश्चित उद्देश्य, पुस्तपालन में लेखा करने के लिए हमारे पास एक अच्छा उद्देश्य यानी मोटिव होना चाहिए। ये नहीं कि बिना मर्जी के, बिना काम के करते रहे, नहीं। मौद्रिक रूप में लेखा, इसमें जितने भी हम लेखा करते हैं मौद्रिक रूप में, यानी कि जितने भी नगद लेन देन उसके रूप में कर सकते हैं, उधारी का नहीं। आर्थिक एवं वित्तीय व्यवहारों का लेखा, पुस्तपालन में केवल आर्थिक व वित्तीय स्वभाव के जो लेखा होता है सिर्फ उन्हें किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक, लेखा कर्म का अर्थ एवं परिभाषाएं। अब ये लेखा कर्म क्या है?
साधारण शब्दों में लेखाकर्म का आशय वित्तीय स्वभाव वाले लेन देन एवं घटनाओं के मौद्रिक स्वरूप का लेखा करने, वर्गीकरण करने तथा सारांश तैयार करने से। जैसे कि हमारे जितने भी वित्तीय स्वभाव, वित्तीय क्या होते हैं, पैसों से रिलेटेड जितने भी लेन देन होते हैं या घटनाएं होती हैं उनका लेखा करना होता है और उनको अलग अलग चीज़ों में डिवाइड करना और उसका सारांश तैयार करना होता है, जिससे कि निश्चित अवधि यानी कि एक फिक्स टाइम के बाद हमें पता चल सके कि हमारे कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ है। इस अवधि से व्यवसाय की वित्तीय स्थिति, इससे हमें अपने व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का पता लगता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं जहाँ पुस्तपालन का कार्य खत्म हो जाता है वहीं से लेखाकर्म का कार्य शुरू होता है। क्लियर। अब नेक्स्ट टॉपिक, पुस्तपालन एवं लेखाकर्म के उद्देश्य। अब इन दोनों का उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य हम करते हैं। पहला, क्रय विक्रय तथा रहतिया का ज्ञान। पुस्तपालन, पुस्तकें रखने और लेखाकर्म करने से हमें इतना पता चल जाता है कि हमने कितने माल का क्रय किया है या कितने माल का विक्रय किया है और हमारे पास कितना स्टॉक बचा हुआ है। रहतिया का मतलब स्टॉक, यानी कि जितना भी हम माल खरीद के अपने गोदाम में रखते हैं उसे रहतिया कहते हैं। रोकड़ की स्थिति का ज्ञान। पुस्तकें रखने से हमें पता चल जाता है कि हमारे व्यवसाय की क्या स्थिति है, हमारे व्यवसाय में कितना रोकड़ नगद है और कितना उधार है। देनदारों का ज्ञान। पुस्तपालन से व्यापारी को यह ज्ञात हो जाता है कि कुल कितने देनदार है, अर्थात कितनी राशि देनदारों से हमें मिलने वाली है, यानी कितनी राशि हमें वसूल करनी है। लेनदारों का ज्ञान, इससे हमें ये पता चल जाता है कि हमें कितनी राशि उधार ले रखी है हमने, कितनी चुकानी है। निश्चित समय के आय व्यय का ज्ञान। पुस्तपालन के अंतर्गत तैयार किए गए लेखों के व्यापारी अपने एक निश्चित समय के लेन देन और लेखा तैयार कर सकते हैं। ठीक। पूंजी एवं आहरण का ज्ञान, यानी हमारे पास ये पता चल जाता है कि हमारे पास कितनी पूंजी और हमने व्यवसाय की कितनी पूंजी निकाली है। पूंजी का मतलब वो राशि होती है जो हम अपने व्यवसाय को शुरू करने के लिए लगाते हैं, और आहरण का अर्थ होता है कि हमने अपने व्यापार से अपने पर्सनल यूज़ के लिए कितनी धनराशि को निकाल ली है। ठीक है। देन पुस्तपालन तथा लेखाकर्म का लाभ, आवश्यकता एवं महत्व, ये इम्पोर्टेंट है, इससे समझ लीजिए फिर ठीक रहेगा कि हमारे लेखाकर्म के कितने प्रॉफिट हैं, ज़रूरतें क्या हैं और क्या महत्व, इम्पोर्टेंस क्या है। ये तीन वर्गों में, मतलब 3 लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, व्यापारी वर्ग के लिए और विनियोक्ता वर्ग के लिए, कर्मचारी एवं श्रमिक वर्ग के लिए। तो सबसे पहले हम व्यापारिक वर्ग के लिए समझ लेते हैं। व्यापारिक वर्गों में कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले छल कपट व जालसाजी से बचाव। अगर हमारे पास पुस्तकें रहेंगी, सब कुछ सही से लिखा रहेगा, तो हमें कर्मचारियों द्वारा किए जाने, जैसे कर्मचारी कभी कभी धोखा कर देते हैं तो उससे बचाव किया जा सकता है। भूलों से बचाव, अगर हमारे पास सारी लेन देन लिखा पढ़ी रहेगा तो हमसे कभी गलती नहीं होगी। आवश्यक व्ययों पर नियंत्रण, और जिन खर्चों की आवश्यकता नहीं है उन्हें हम रोक सकते हैं। व्यापार की आर्थिक स्थिति का ज्ञान, हमारे पास अगर सारी पुस्तकें सही रहेंगी तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी व्यापार की स्थिति क्या है, कितने प्रॉफिट में चल रहे हैं, कितने हानि में चल रहे हैं। दिवालिया घोषित करने में सहायक, किसी भी व्यापार में निरंतर हानि होते रहने के कारण लेखा पुस्तकों को न्यायालय को दिखाएंगे, तभी न्यायालय हमें दिवालिया घोषित कर सकते हैं। दिवालिया वो होते हैं जिनके पास सारी राशि और संपत्ति खत्म हो जाती है और जो अपने पैसे चुकाने में असमर्थ होते हैं, तो ऐसे लोगों को कोर्ट दिवालिया घोषित कर देता है। व्यापार का तुलनात्मक अध्ययन, इसके माध्यम से हम अपने व्यापार का तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं कि पिछले साल के हिसाब से इस साल हमें कितना प्रॉफिट हुआ और कितना नुकसान हुआ। अब हम विनियोक्ता वर्ग को देख लेते हैं। विनियोक्ता वर्ग, जो व्यक्ति किसी संस्था में अपने धन का विनियोग करना चाहते हैं, सर्वप्रथम संस्था के विषय में अनेक प्रकार की जानकारी प्राप्त करते हैं। यानी कि अब जो भी इंसान है वह व्यापार में पैसा लगाएगा तो पहले ये तो पता करेगा ना कि व्यापार की स्थिति क्या है। वैसे थोड़ी है कि जो व्यापार हानि में चल रही है उसमें पैसे लगा देगा, नहीं, जो व्यापार लाभ में हो रही हो उसी में तो पैसा लगा, तो उसकी आर्थिक स्थिति जानने के लिए उनकी पुस्तकों का जाँच किया जाता है ताकि हमें पता चले कि जहाँ पैसे लगा रहे हैं वो जगह सही है या गलत है। कर्मचारी एवं श्रमिक वर्ग के लिए, पुस्तपालन से कर्मचारी इस तथ्य से परिचित रहते हैं कि संस्था के लाभों की स्थिति कैसी है। जब मतलब कर्मचारी को पता रहेगा कि कितना लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो वो बोनस और जो भी सैलरी होगी उसी हिसाब से मांगेंगे, तो इससे फ़ायदा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप मेरी वीडियो को देखिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बताइएगा कमेंट करके कि आपको मेरी वीडियो कैसे लगी और आगे बनाऊँ या ना बनाऊँ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।